आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाना हो सकता है खतरनाक। दिसंबर 29, 1989 वो समय है जब जापान के स्टॉक मार्केट इंडेक्स निक्केई ने छुआ था उस समय का ऑल टाइम हाई 38,916। पूरा मार्केट सेलिब्रेशन के मूड में था। रिटेल से लेकर सारे एनालिस्ट बात कर रहे थे वैल्यू इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग एटसेट्रा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण काफी सारे लोगों का शेयर बाजार से विश्वास उड़ गया और आज भी वो लोग जापान के शेयर मार्केट को कोसते हैं। जानेंगे उसके बारे में, तो चलिए चॉकलेट ब्राउनी खाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1989 के पीक के बाद जापान में मार्केट में अचानक से क्रैश होने लग गया और उस समय पे भी लोग बाय ऑन डिप्स कर रहे थे। हिंड साइड में काफी सारे ज्ञानी बोलते कि वो तो बबल था, लेकिन बबल एक ऐसी चीज होती है जो फटने के बाद ही लोगों को पता चलती है। दिसंबर 1990 तक जापान के मार्केट से $2 ट्रिलियन, जी हां, $2 ट्रिलियन का नेटवर्थ साफ हो चुका था। इसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए ठान ली और कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दिया। डिफ्लेशन हुआ उसके बाद और फिर हुआ स्टैगफ्लेशन। इनफैक्ट जापान में फंसे हुए कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उस समय पे जापान में अगर आप डिपॉजिट करते 100 रुपए एज अ फिक्स डिपॉजिट, तो बदले में आप जब पैसा निकालते तो आपको मिलता 95 रुपीज। सोचिए ऐसा सीन। एनीवेज, वैल्यूएशंस ऑलरेडी साइंस दे चुकी थी लास्ट 4 साल में जापान में, और इवन रियल एस्टेट पूरी तरीके से अपने ड्रीम रन पे थी। इनफैक्ट कुछ रियल एस्टेट के दाम तो पूरी के पूरी एक छोटी छोटी कंट्री के माफिक कोट कर रहे थे। पर उस समय सब ग्रोथ स्टोरी, न्यू जापान एटसेट्रा की बात कर रहे थे। सैड बात यह है कि पूरे 23 ईयर्स, जी हां 23 साल लग गए जापान के बैंक्स को बेल आउट करते करते, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ डेट एंड लेवरेज विच वाज देयर इन द सिस्टम। और अलग से 10 साल इसलिए भी लग गए टू इंक्रीज द मनी सप्लाई और सोशल सिक्योरिटी वापस लाने में। इन शॉर्ट 30 साल तक शेयर मार्केट में कोई पैसा नहीं बना पाया। जापान के इंडेक्स में अगर किसी ने म्यूचुअल फंड या किसी भी फंड के रूप में पैसा डाला था, ₹1 भी 30 साल तक नहीं कमाया पाया। डरिए मत, कुछ लोग कहेंगे कि देखो नेगेटिव बातें कर रहा है, बट मैं फैक्ट्स की बात करो और विश्वास ना हो तो गूगल पे जाके चेक कर लीजिए। और अगर पॉजिटिव सुनना है तो और रियलिटी को देखकर आपको भागना ही है तो प्लीज दूसरे काफी सारे चैनल्स और इंस्टाग्राम हैंडल से जहां पर डांस करते करते आपको हाउ इन्वेस्टिंग कैन मेक 5,000 to 50 करोड़, इस तरह के काफी सारे मैसेजेस दिखेंगे। अपने चैनल पे हम दोनों पक्ष बताते हैं, मोटिवेशन के लिए पॉजिटिव भी, पर रियलिस्टिक व्यू भी होना जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा, सो डोंट वरी। सो कमिंग बैक टू द जापान केस, 30 साल तक इक्विटी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था, जिसके 3 मेन रीजंस थे। जहां कर की पहला रीजन था वैल्यूएशंस बहुत इंसेन हो रहे थे, पर जब बबल फटने लग गया था गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर पाई। सेकंड, ग्रीड बहुत था लोगों के अंदर, हर हायर वैल्यूएशन पे भी वो लोग बाय पे बाय करते जा रहे थे, बिकॉज वहां के लोगों ने तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिस्क था उन्हें डाइवर्सिफाई नहीं किया। और आपसे भी ये गलती ना हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट इन्फो। सिमिलर चीज अक्टूबर 24, 1929 में यूएसए में हुई थी, जब यूएस के मार्केट 24.8% से गिरने लग गए थे। उस समय अगर इंडेक्स में आपने 1929 के पीक में अपने पैसे लगाए होते तो आपके रिटायरमेंट तक भी आपके पैसे रिकवर नहीं होते, इनफैक्ट डाउटफुल था। इवन जो स्टॉक्स उस समय पे स्टार परफॉर्मेंस थे वो डीलिस्ट हो चुके थे, जिनको हम ब्लू चिप्स कहते हैं वो डीलिस्ट हो गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी, पहले कुछ खबरें आ रही थी कि शॉर्ट सेलर्स और मार्जिन इश्यूज हो रहे हैं। फिर वहां के प्रोमिनेंट लीडर्स और सेंट्रल बैंक के लीडर्स ने जब कुछ ऐसे कमेंट्स देने लग गए कि लॉन्ग करने वाले लोग बावले हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि इक्विटीज हमेशा ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1932 तक 89% तक डिप हो चुका था बाजार, स्पेशली जब 2 न्यूज आर्टिकल्स आए थे। पहला था द वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा हेडलाइन दैट ह्यूज सेलिंग वेव्स क्रिएट्स नियर पैनिक इन द स्टॉक मार्केट, कुछ इस तरह से। और उसके बाद टाइम्स में एक आया था कि प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स क्रैश इन हेवी लिक्विडिटी या लिक्विडेशन, कुछ इस तरह से आया था। टॉप ब्रोकर्स बैंकरप्ट होने लग गए थे, लोगों के पैसे डूबने लग गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं अभी ये क्यों बता रहा हूं, क्या हम भी एक बबल में हैं? क्या ये भी फटने वाला है? क्या हम सब लुट जाएंगे? इंडिया में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप क्या कह रहे हो कि जापान और यूएस में पैसा नहीं लगा दे? Why I am saying so? Well, मैं इनमें से कोई भी चीज यहां पे नहीं कह रहा हूं। मैं सिंपली एक चीज दोहरा रहा हूं वॉरेन बफेट सर की, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। मतलब केवल स्टॉक्स के मामले में ही नहीं, पर इवन एसेट क्लास और एक कंट्री में भी सारा का सारा पैसा ना डालो। एंड इसकी प्रूफ मैं अकेले नहीं,
फैक्ट्स की बेसिस पे दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डैलियो की भाषा में आपको बताऊंगा। अगर आप उनके भी हेज फंड, वो सबसे बड़े हेज फंड चलाते हैं ब्रिज वाटर हाउस, उसमें भी देखेंगे तो 11 to 12% भले ही S&P 500 पे है, लेकिन उनके इतना डाइवर्सिफाइड है, गोल्ड में है, बॉन्ड में है, चाइना में है। बाय द वे, अगर आपको बॉन्ड रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड मत लिखिएगा, बॉन्ड पिछले बार रह गया था, बट इस बार मैं जल्द लेके आऊंगा अगर ज्यादा कमेंट्स देखें। सो रे डैलियो का भी जो हम कंसेप्ट अगर देखते हैं, उन्हीं ने कॉइन किया था ये वर्ड ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। तो उनके थेसिस पे भी अगर हम जाते हैं तो वो यही चीज कहते हैं कि सारा का सारा पैसा कभी भी एक एसेट क्लास में मत डालो, हमेशा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी देखो, बिकॉज अनफोर्सिन इवेंट्स कभी भी कहीं पर भी हो सकता है। जस्ट लाइक वी डिस्कवर्ड इन चाइना में अबर एवरग्रांड का क्राइसिस हुआ था, जिसपे हमने वीडियो बनाया, और यूएस का अलग से। तो पहला लेसन जो हमें यहाँ पर क्लियर होता है कि अपने फोलियो में अलग अलग एसेट क्लास और अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड करके रखना चाहिए। और अब इससे पहले कि हम वो 4 लर्निंग समझें जो कि हम दुनिया के सबसे बड़े रिसेशन से सीख सकते हैं, और सबसे पहला दुनिया का खतरनाक वाले रिसेशन के बारे में जाने, मैं आप लोगों को क्रॉस कंट्री डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन देता हूं, क्रॉस एसेट क्लासिफिकेशन का। और उसके लिए आप जा सकते हैं एक स्मॉल केस के साथ जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, जिसका नाम है बैलेंस्ड MFT स्मॉल केस। जैसे कि आप देख सकते हैं रिटर्न्स के मामले में इसका CAGR 54.8% है, जो हमारे कोर इंडेक्स को भी बीट करता है। और इतना ही नहीं, लार्ज कैप इन्वेस्टिंग से 3 गुना ज्यादा इसने रिटर्न दिए ओवर द पीरियड ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में 20 से 25 स्टॉक्स होते हैं, जो कि इंडिया नहीं, दुनिया के, वर्ल्ड के टॉप 300 में से सिलेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल ETFs का एक सॉलिड मिक्स है, इंटेलिजेंट एसेट एलोकेशन है, और इसके साथ साथ आपका CAGR टाइम टू टाइम बढ़ता है, बिकॉज यहां पर समय समय पे इसको एडजस्ट किया जाता है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस तरह के स्मॉल केस पे, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाल दूंगा और पिन भी कर दूंगा। मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द ओल्डेस्ट रिसेशन पहले, और फिर हम जानेंगे कि वो 4 कौन से मैसेजेस है जो मैं इस वीडियो से आपको देना चाहता हूं। सो समय है 1772 का, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था लंदन पे, पर धीरे धीरे यूरोप, रशिया, हर जगह फैल गया था। सो ये समय है जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था, लड़ाई जंग होते थे। तो 1760 तक इंग्लैंड और जो ब्रिटिश रूल था वहां पर, उनने बहुत सारा पैसा कमा लिया था, दम पैसा कमा लिया, मतलब वो बोलते ना एकदम पैसा ही पैसा टाइप्स वाला। एंड काफी सारे कॉलोनीज भी उनने बना ली थी। तो वहां के बैंक्स में अंधाधुंध लिक्विडिटी बन गई थी, बिकॉज वो लोग डेट और कर्जा बहुत आराम से लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। सब लोग खुश थे बिकॉज प्रॉस्पेरिटी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से खबर आती है कि अलेक्जेंडर फोर्डाइस, कुछ ऐसे तरह का नाम था, जो ब्रिटेन बैंक के एक पार्टनर थे, वो भाग गए और भाग के फ्रांस चले गए। वो इसलिए बिकॉज वो इतने ज्यादा कर्ज में आ चुके थे जो सिर्फ उनको पता था, जो वो चुका नहीं सकते थे। बाय द वे, नाउ वी नो कि विजय माल्या सर किससे इंस्पायर्ड थे। खैर, सो ये खबर बहुत तेजी से फैलने लग गई और क्रेडिटर्स की बहुत लंबी लाइन लगने लग गई थी ब्रिटिश बैंक के बाहर, और सब बोल रहे थे हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। पूरे पैसे लुट गए थे, एंड बिकॉज वहां से रिपल इफेक्ट पड़ा तो पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया और काफी सालों तक रिकवरी नहीं हुई। बट नाउ व्हाट आर द 4 थिंग्स, वो कौन सी 4 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ ट्रबल। तो वो 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हमें आज के इस पूरे इस चीज से सीखना चाहिए, वो क्या है? पहला, जैसा कि मैंने कहा कि सारा का सारा पैसा एक ही एसेट क्लास या फिर नेशन में मत लगाओ, सबको डाइवर्सिफाई करो। सेकंड, समय समय पे अपने प्रॉफिट्स भी बुक करते रहो, बिकॉज उसको जब तक आप लिक्विड नहीं करोगे तो एक यूफोरिया में आपको हमेशा लगेगा पेपर प्रॉफिट्स बहुत बड़े हो रहे हैं। लेकिन लाख बातों की एक बात बोलता हूँ कि रियल प्रॉफिट जो आपके बैंक में ट्रांसफर होता है ना, उसका किक अलग होता है। बिलीव मी, टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो सिर्फ पेपर प्रॉफिट मत रखो, समय समय पे थोड़ा सा बुक भी करो। जो तीसरा है वो है कि इंडिया पे तो मुझे भी बहुत सारा फेथ है। इनफैक्ट मैं हर समय पे कुछ ना कुछ, भले ही ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ इंडियन इक्विटीज पे लगा के रखता हूं, बट इसी के साथ मैं अंधा नहीं हो जाता हूं। मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके रखता हूं। स्टार्टअप्स में है, रियल एस्टेट्स में है, हल्का सा क्रिप्टो में भी है, इंटरनेशनल मार्केट में है, इवन थोड़ा सा मैं लिक्विड भी रखता हूं। तो ये चीज आप समझ के चलिए, लाइफ अनसर्टन होती तो हर जगह डाइवर्सिफाई करके रखें। एंड फाइनली थोड़ी बहुत ना आप सेविंग्स भी रखिए, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम रखिए, बिकॉज जब ट्रेजेडी आती है तो वो बता के नहीं आती है, और जब ट्रेजेडी आती है तो अपने आसपास वालों को, लोगों को तो भूल जाओ, आपके रिश्तेदार भी आपको पैसे नहीं देंगे। तो सेव फॉर द रेनी डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आप चाहते हो इसी प्रकार के मैं वीडियोस रेगुलरली बनाते रहूँ तो मेक श्योर जितना हो सके इस वीडियो को लाइक दीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में स्मॉल केस का लिंक मिल जाएगा, डू गो एंड चेक आउट।